बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एसी थ्रो इंडक्टर। एसी थ्रो इंडक्टर से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एसी थ्रो रजिस्टर पढ़ा था। एसी थ्रो इंडक्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हम हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसी थ्रो इंडक्टर। एसी थ्रो इंडक्टर मतलब अल्टरनेटिंग करंट थ्रो इंडक्टर। हमने इंडक्टर को क्या करना है? एक एसी सोर्स से कनेक्ट करना है। एसी सोर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो एसी करंट प्रोवाइड करे उसको हम क्या नाम देते हैं? एसी सोर्स। तो इसलिए एसी थ्रो इंडक्टर, हमने इंडक्टर को क्या करना है? एक एसी करंट से अटैच करना है, फिर हमने इसका बिहेवियर चेक करना है। अब बिहेवियर किस तरह चेक करेंगे? हमारा मेन पर्पस क्या होगा? हम क्यों पढ़ रहे हैं एसी थ्रो इंडक्टर? क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमारा मेन मकसद क्या है कि एसी थ्रो इंडक्टर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? मेन पर्पस हमारा क्या है कि टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज सेकंड में क्या है? करंट। वोल्टेज और करंट के दरमियान हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना है। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यहाँ पर ओहम लॉ एप्लीकेबल है क्या नहीं। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ओहम लॉ एप्लीकेबल है क्या नहीं। ओहम लॉ का मतलब क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कब? जब आर क्या हो? कांस्टेंट। जब रेजिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप फाइंड करना है। वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट एक ही साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, मतलब एक ही साथ दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं, या एक ही साथ दोनों मिनिमम हो रहे हैं, या एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम, फिर से दूसरा मैक्सिमम क्या है, फिर से एक मिनिमम। मतलब क्या? वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ रहा है, या वोल्टेज के कम होने से करंट भी कम होता है। दोनों में क्या डायरेक्ट रिलेशन है? दोनों एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहे हैं, या दोनों एक पॉइंट पर मिनिमम हो रहे हैं, या एक मैक्सिमम करंट मैक्सिमम हो रहा है, फिर वोल्टेज क्या है? मिनिमम हो रहा है। जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम, उस पॉइंट पर वोल्टेज मिनिमम। तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप का मतलब समझ जाएंगे, ये मेन रिलेशनशिप है। तो इसलिए हमारा क्या मेन पर्पस क्या है कि टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या फाइंड करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है कि क्या वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज है या क्या है? आउट फेज। इनमें वोल्टेज और करंट में फेज का डिफरेंस क्या है? कितने डिग्री इनमें फेज का डिफरेंस है? ये हमारा क्या है? पर्पस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडक्टर क्या है। इंडक्टर क्या है? कॉन्सिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर often wrapped around a coil of the magnetic material। कोई भी आपने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया से उसके इर्द गिर्द क्या करना? एक वायर को रेप करना, इस तरह वाउंड करना से उसको हम क्या नाम देते हैं? इंडक्टर। सिंपल, एक मैग्नेटिक मटेरियल आपने ले लिया, उसके इर्द गिर्द क्या करना? एक वायर को रेप करना, उसके इर्द गिर्द, उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल, इंडक्टर। तो इंडक्टर, अब याद रखना, इंडक्टर का ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है। रेजिस्टर में मैंने आपको पढ़ा था, क्या रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करता है या नहीं? याद रखना, रेजिस्टर का काम स्टोरेज नहीं है, रेजिस्टर का काम क्या है? सिंपल डिसिपेशन है। वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा, कभी भी रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं करता। तो याद रखना, रेजिस्टर तो एनर्जी स्टोर नहीं करता है। अब यहां पर जो आपके साथ क्या है? इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। रेजिस्टर तो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। याद रखना, अगर आ गया कि रेजिस्टर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? रेजिस्टर का काम स्टोरेज नहीं है, नो एनर्जी स्टोरेज। तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इंडक्टर पढ़ ले, तो इंडक्टर एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको समझ आ गया। अब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी स्टोर करेगा। अब याद रखना, इंडक्टर के हम जो इंडक्शन, हम अक्सर इंडक्टर बनाते हैं ना, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं ना, उसके इर्द गिर्द क्या रेप करते हैं? कोई भी वायर रेप करते हैं। अब जो अमूमन हम कौन सा वायर रेप करते हैं? ऐसा वायर रेप करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, मगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, एक ही पॉइंट मत। कुछ इंडक्टर क्या है? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब हम लेते हैं ना, उसके इर्द गिर्द कोई भी वायर रेप करते हैं, कोई भी वायर से वायर उसके इर्द गिर्द रेप करते हैं। जो वायर रेप करते हैं तो उसे क्या बन जाता है? एक इंडक्टर। अब अमूमन हम कौन सा वायर उस कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द रेप करते हैं? वो वायर रेप करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो। आपने पढ़ा है ना, रेजिस्टर पर मैंने बहुत ही कंप्लीट लेक्चर दिया है। आपने पढ़ा है कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का
रेजिस्टेंस जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, सॉरी एरिया के साथ। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो ऐसा वायर ये क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्या है, लेट्स सपोज ये इसका लेंथ है, एक वायर है, ये इसका लेंथ बन गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसको कहते हैं ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पर आपको भी नजर आ रहा है, हम कॉपर के इर्द गिर्द अक्सर जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो इंडक्टर बनाते हैं उसके इर्द गिर्द हम कौन सा वायर रैप करते हैं, अक्सर वो वायर रैप करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है। तो इसलिए इंडक्टर को हम क्या करते हैं, अक्सर सपोज करते हैं कि इंडक्टर जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडक्टर क्या प्रोवाइड करता है, जीरो रेजिस्टेंस। कोई आपसे पूछे कि व्हाई इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, क्यों जीरो रेजिस्टेंस, मतलब क्यों इतना नेग्लिजिबल, इतना कम रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि बिल्कुल मिनिमम हम उसको जीरो के रिलेटेड मान लेते हैं। क्यों रेजिस्टेंस इंडक्टर इसलिए जीरो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो इंडक्टर हम बनाते हैं उसके इर्द गिर्द जो हमने वायर रेप किया होता है वो वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। तो जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम आता है। यहाँ पर रिलेशन में भी आपको नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट आपने भी याद रखना है कि रेजिस्टेंस, अक्सर इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, हम जीरो के रिलेटेड ही ले लेते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट। याद रखना इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, हमेशा एग्जिबिट द इंडक्टेंस। याद रखना रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, करंट की फ्लो में रुकावट प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टेंस। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब करंट की फ्लो में रुकावट प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसलिए इंडक्टेंस का मतलब क्या है, इंडक्टेंस का मतलब कि ये है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर मैंने क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस, अगर जहां पर लफ्ज आई क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, सही है। अब यहां पर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस अब ये प्रॉपर्टी है इसकी, इंडक्टेंस विच अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लो, ये हमेशा करंट की चेंज को अपोज करेगा। क्या सिंपल इस पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमेशा करंट की चेंज को अपोज करेगा, करंट की चेंज के खिलाफ ये काम करेगा। किस तरह, ये एक इंडक्टर है, यहाँ पर मैंने उसको करंट के साथ कोई भी सोर्स क्या यहाँ पर मैंने अटैच किया है, सही है, यहाँ पर मैंने इसके साथ करंट अटैच किया हुआ है, सही है, सोर्स अटैच किया है, बैटरी अटैच किया हुआ है, सही है, क्या है, यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच किया हुआ है, कोई भी चीज़ अटैच किया हुआ है, यहाँ पर आप एसी सोर्स भी अटैच कर सकते हो, सही, मैंने बैटरी अटैच किया। अब ये जो इंडक्टर है ना, इस इंडक्टर में क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेट्स सपोज करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है इंडक्टर में ना तो इंडक्टर में क्या स्टोर होगी, करंट में क्या स्टोर होगी, इंडक्टर में इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरह इंडक्टर में क्या स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, आप कुछ टाइम के लिए यहां से बैटरी को रिमूव करोगे, कुछ टाइम के लिए अगर आपने बैटरी को रिमूव किया ना तो इंडक्टर ने क्या क्या होगा, अपनी एनर्जी को यूज करेगा। अब इंडक्टर क्या करेगा, ये पॉइंट अब क्या होगा आपको सही समझ आएगा। इंडक्टर के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है, किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने ये लाइंस भी इस तरह बनाई कि इंडक्टर में इस तरह एनर्जी स्टोर होते हैं ये एक किस्म की इमेजिनरी लाइन है। अब यहाँ पर मैंने बैटरी रिमूव किया, अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्टर हमेशा करंट की चेंज को अपोज करेगा। किस तरह, मैंने बैटरी रिमूव किया फिर भी करंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में इंडक्टर में मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जिस तरह पहले मूव कर रहा है, अब बैटरी रिमूव करने के बाद भी करंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर की थी, इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की थी, अब इंडक्टर वही एनर्जी को यूज कर रहा होता है, करंट को इसी डायरेक्शन में फ्लो करवाता रहे। इंडक्टर ये चाहेगा कि करंट इसी ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को यूज करेगा जो उसने अब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर किया है, उस एनर्जी को यूज करेगा ताकि करंट इसी ही डायरेक्शन में क्या हो जाए, फ्लो करता रहे। तो इसलिए ये चेंज को हमेशा अपोज करेगा ये चेंज का हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, इंडक्टर हमेशा करंट की चेंज को अपोज करता है। अब इसके बाद सर्किट डायग्राम, एसी थ्रो इंडक्टर। सर्किट डायग्राम आपके साथ अपने एक एसी सोर्स को क्या करना है, इंडक्टर के साथ अटैच करना है, ये आपके साथ सर्किट डायग्राम बन गया। मतलब इन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू थ्रो इंडक्टर, ये क्या हमारे साथ एक एसी क्या बन गया, सिंपल आप कह सकते हो
इंडक्टिव सर्किट बन गया। क्या बन गया? एक इंडक्टिव सर्किट। तो ये डायग्राम आपके साथ आ गया। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है ना कि करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपके साथ क्या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। ये हमारे साथ करंट का रिलेशन है। पिछले लेक्चर में मैंने पीक करंट, मैक्सिमम करंट, ये तमाम पीक वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये तमाम तर मैंने वैल्यू आपको पढ़ाई है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट, ये रिलेशन मैंने आपको बताया। अब ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह अब यहाँ पर ये क्या, इंडक्टर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स एल। याद रखना कि वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होगा? बैक ईएमएफ। मतलब अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होगा? बैक ईएमएफ। ये पिछले चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर उसके दिए भी हुए, पिछला लेक्चर नहीं है, वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ाया, इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ ईएमएफ, ये तमाम चीजें मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया, उस चैप्टर में पढ़ाया। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ। इस इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो किसके इक्वल होगा? एक शर्त है यहाँ पर, जब रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो, तब अप्लाइड वोल्टेज जो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हो, अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होगा? यहाँ पर इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके इक्वल होगा। सही है, समझ आ गया? कब? एक कंडीशन है जब रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। मैंने अभी आपको बता दिया कि इंडक्टर हम अक्सर किस चीज से बनाते हैं? एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं, सही है। कोई भी चीज हम मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, सही है, मेटल का हमने कोई भी मेटल से बना हुआ ना, उसके इर्द वायर रैप करते हैं तो उसे क्या बन जाता है? इंडक्टर। अक्सर हम जो वायर रैप करते हैं वो कौन सा वायर होता है? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। तो मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो याद रखना इंडक्टर की हमेशा रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है। तो इसलिए इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो जीरो है। तो हम कह सकते हैं ना कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द बैक ईएमएफ। अप्लाइड वोल्टेज जब बैक ईएमएफ के इक्वल होगा तो याद रखना कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टेंस करंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये पिछले लेक्चर में ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इंडक्टेंस के टॉपिक में आपने ये पढ़ा है कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहां पर ये तमाम डिटेल से मैंने पढ़ा। यहाँ पर मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब अगर आप ये एल आपके साथ जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपको नजर आ रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ करंट डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ करंट डिवाइडेड बाय टाइम, आपको अक्सर फिजिक्स में किसका लफ्ज आता है? चेंज। आप अक्सर रेट का वर्ड देखते हो। रेट का मतलब क्या है? कोई भी चीज जब आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट क्या करते हो? मेजर करते हो। टाइम के रिस्पेक्ट उसको मेजर करते हो, उसको आप क्या नाम देते हो? रेट। उसको फिर आप किस तरह डिफाइन करते हो? कि रेट। अब यहाँ पर करंट के नीचे क्या आ रहा है? रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। जिस तरह डिस्टेंस के नीचे अगर क्या आ गया? टाइम, तो हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। या वेलोसिटी के नीचे अगर टाइम आ जाए तो हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिस भी क्वांटिटी के नीचे टाइम डिवाइड हो रहा है तो उसको हम उसके लिए फिजिक्स में हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो इसलिए अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या आप कह सकते हो अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बात समझ आ गया? अब यहाँ पर हमने ये रिलेशन ड्राइव किया। ये रिलेशन इसलिए ड्राइव किया, हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट में क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। अब जो वोल्टेज क्या है? अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना लिया करंट और टाइम का। करंट और टाइम का मैंने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर करंट का तो हमारे साथ क्या है? सिंपल फॉर्म है कि इंडक्टर में करंट क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैक्सिमम करंट क्या है? जीरो से स्टार्ट हो गया। ये करंट का ग्राफ है, साइनोसाइडल ग्राफ। करंट का हम रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, मगर वोल्टेज का रिलेशन के लिए हमने कुछ इस इक्वेशन का सारा इसलिए ले लिया। अब करंट का रिलेशन हमारे साथ है क्या? जीरो से स्टार्ट हो गया। करंट क्या है? साइनोसाइडल ग्राफ है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं करंट वर्सेस टाइम का स्लोप डिटरमाइन करो, क्या करंट वर्सेस टाइम का स्लोप डिटरमाइन करो या ग्रेडियंट, तो आप किस तरह डिटरमाइन करोगे? अब यहाँ पर हम करंट वर्सेस टी का स्लोप को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? वोल्टेज के लिए वोल्टेज का रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे कि वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है इंडक्टर में। याद रखना अब करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ना, इसका स्लोप किस तरह फाइंड कर सकते हो? सिंपल स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। वाई क्वांटिटी पे आपके साथ क्या आ रहा है? आई, और एक्स क्वांटिटी पे आपके साथ क्या आ रहा है? टाइम। सही है, टाइम। करंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो करंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो आप कह सकते हो कि करंट का स्लोप यहाँ पर आपको डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किसके इक्वल है? वोल्टेज के इक्वल है। यानी तो इसलिए जो वैल्यू करंट डिवाइडेड बाय टाइम आपको प्रोवाइड करेगी वो किसके इक्वल होगा? वोल्टेज के इक्वल होगा, अप्लाइड वोल्टेज। तो यहां से हमें एक हिंट मिल गया कि हम क्या करेंगे?
करंट वर्सेस टी, मतलब करंट का स्लोप को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। क्यों इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज का करंट के स्लोप के साथ, यानी करंट के स्लोप के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम करंट की स्लोप को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वोल्टेज के लिए रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। अब देखना इस पॉइंट पर जो जीरो है, इस पॉइंट पर आपके साथ स्लोप क्या है, बिल्कुल जीरो है। स्लोप क्या है, सॉरी, इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है स्लोप क्या है, ढलवान ज्यादा है, मैक्सिमम है। स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पर ये क्या है, स्लोप आपके साथ मैक्सिमम आ रहा है, ढलवान क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट जहां पर करंट जीरो है ना, इस पॉइंट पर ये स्लोप यहाँ पर आपके साथ क्या आ रहा है, इस तरह मैक्सिमम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज के लिए ग्राफ पॉइंट करूंगा, यहाँ पर मैंने वोल्टेज क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, सही है। अब देखना इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर कोई ढलवान है या नहीं, नो, कोई भी ढलवान नहीं। जहां पर करंट मैक्सिमम है, यहां पर स्लोप क्या है, जीरो है। आई वर्सेस टी का जो स्लोप है वो बिल्कुल जीरो। तो जब स्लोप जीरो होगा तो यहां पर मैंने वोल्टेज क्या कर लिया, यहां पर एक पॉइंट ड्रा कर लिया, वोल्टेज क्या बन गया, जीरो। अब देखना फिर से इस पॉइंट पर देखना, फिर से यहाँ पर स्लोप क्या किया, ढलवान क्या हो गया, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। ढलवान क्या हो गया, नेगेटिव में मैक्सिमम। एक इस तरह ढलवान होता है स्लोप, एक इस तरह, ये क्या अब नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। तो फिर मैंने करंट क्या किया, इस पॉइंट पर पॉइंट क्या किया, ड्रा किया। फिर से आप इस पॉइंट पर देखो ढलवान स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो फिर से यहाँ पर एक मैंने रिलेशन ड्रा किया। तो आपको समझ आ गया, मैंने सिंपल क्या किया, करंट के लिए तो मेरे साथ एक साइनोसाइडल ग्राफ आ गया। अब मैंने वोल्टेज का रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए कि वोल्टेज के लिए क्या ग्राफ आएगा, तो मैंने सिंपल वोल्टेज के ग्राफ को डिटरमाइन करने के लिए मैंने क्या किया, करंट का स्लोप को यूज किया। करंट का स्लोप को यूज करते हुए मैंने वोल्टेज के लिए रिलेशनशिप ड्राइव किया। क्यों मैंने करंट का स्लोप यूज किया, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि वोल्टेज का करंट के स्लोप के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो आपके साथ एक रिलेशन आ गया, ये ग्राफ आपके साथ आ गया। अब दोनों को, फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ को आप क्या करो, कंबाइन कर दो। फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। यहाँ पर इन तमाम पॉइंट को, जिस तरह मैंने पॉइंट यहाँ पर ड्रा किया ना, इसको मैंने इस तरह कंबाइन कर दिया, सही है। अब फर्स्ट करंट और वोल्टेज के ग्राफ को कंबाइन करो, आपके साथ रिलेशनशिप आएगा कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है, कि आपके साथ V, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया वो वोल्टेज का ग्राफ है, जो ब्लू से बनाया वो करंट का ग्राफ है, सही है। तो याद रखना, इसको देखो ना, जिस पॉइंट पर करंट जीरो है उसी पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर करंट क्या है, जीरो है, उसी के पैरेलल में वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। अब यहां पर देखना, जिस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, देखना उस पॉइंट पर क्या है आपके साथ, करंट मैक्सिमम। मतलब दोनों इन फेज नहीं है, जिस पॉइंट पर करंट जीरो है उसी पॉइंट पर करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, उसके पैरेलल में मैक्सिमम है। जहां पर वोल्टेज जीरो है वहां पर करंट मैक्सिमम है, जहां पर करंट जीरो है वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है। तो आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है। तो ये क्या है, फाइनल ग्राफ आपके साथ, ये फाइनल ग्राफ आपके साथ ये बन गया। तो रिजल्ट क्या गया, अगर कोई आपसे पूछे एसी थ्रो इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो आपको नजर आ रहा है दोनों, जहां पर करंट जीरो वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम। तो आप कह सकते हो रिजल्ट कि वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज क्या है, करंट को लीड कर रहा है, आगे है करंट से कितनी डिग्री, 90 डिग्री। मतलब जहां पर करंट जीरो है वहां पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। तो आप कह सकते हो कि करंट वोल्टेज, सॉरी, जहां पर करंट जीरो है वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है। तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज लीड द करंट, वोल्टेज आगे है किससे, करंट से 90 डिग्री या π/2। अगर आप रेडियन में लिखोगे तो इसको आप किस तरह लिख सकते हो, π/2, सही है। अब या इसको दूसरे अल्फाज में आप भी लिख सकते हो कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। मतलब करंट लेग कर रहा है, पीछे है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, पीछे है, या π/2। तो यहां तक हमने इसका ग्राफ भी पढ़ लिया। अब यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस का आपको डेफिनेशन बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब ये, जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, इंडक्टर जो करंट की फ्लो में रुकावट प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप क्या नाम दोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एन एसी करंट, टू द फ्लो ऑफ एन एसी, वो जो अपोजिशन, जो फ्लो ऑफ एसी के, मतलब जो एसी करंट फ्लो कर रहा है उसको जो अपोजिशन फेस करेगा, जो इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, उसको आप क्या नाम दोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि XL इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय RMS। किस तरह हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR, सही है, V इज इक्वल टू IR। अगर आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड का फार्मूला फाइंड करना है तो V डिवाइडेड बाय I। एसी में हम अक्सर के कौन सी वैल्यू लेते हैं, RMS वैल्यू। RMS पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो इसलिए अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, अगर आपने जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है उसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, XL से। तो XL इज इक्वल टू V डिवाइडेड। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी तो एक अपोजिशन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक अपोजिशन है, रेजिस्टेंस जो अपोजिशन प्रोवाइड करे वो भी एक अपोजिशन है। तो रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर R आएगा। कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, जबकि इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए क्या आ जाएगा, XL। सिंपल, VRMS डिवाइडेड बाय RMS XL। अब जो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है कि XL इज इक्वल टू 2πf
इंटू एल, 2πf इंटू एल। यहाँ पर आपको पता है कि इस फॉर्मूला XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये क्या है, ये भी इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf। तो इसलिए ये फार्मूले से हमने ये सेकंड वाला फार्मूला निकाल दिया कि XL इज इक्वल टू 2πf इंटू एल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टिव ऑपोजिशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस तरह, अगर यहां पर मैंने एक एसी सोर्स अटैच किया हुआ है, यहां पर एक एसी सोर्स अटैच किया हुआ है, सही है। लेट्स सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्ज। तो यहां पर मैंने लेट्स सपोज ये इंडक्टर लगाया, या पर मैं कोई भी चीज लगाऊं, यहां पर एक लोड लगाऊं। लोड से मेरा मुराद कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी फैन हो सकता है, कोई भी बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी उसको दे दी 10 हर्ट्ज, बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी 20 हर्ट्ज। आप मुझे बता सकते हो ये जो फैन मतलब पंखा है और यहाँ पर जो बल्ब है वो 20 फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा स्पीड से, मतलब पंखा, आप लेट्स सपोज पहले क्या करो, पंखे के एग्जांपल, बल्ब को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब 10 फ्रीक्वेंसी पर या 20 फ्रीक्वेंसी पर कौन सी फ्रीक्वेंसी पर पंखा स्पीड से चलेगा, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि 10 फ्रीक्वेंसी पर और 20 फ्रीक्वेंसी पर बल्ब की ब्राइटनेस किस फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा होगी। आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। एक्सएल क्या है, अपोजिशन है। अगर आप अपोजिशन को कम करना चाहते हो तो आप फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है, अपोजिशन कम, इंडक्टर कम अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, करंट की फ्लो में कम रुकावट होगी, तो उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो चीज उतना ज्यादा ग्लो करेगा। अगर बल्ब होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा, अगर पंखा होगा वो ज्यादा स्पीड से चलेगा। सिंपल। 10 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी कम है 10, तो इसलिए 10 हर्ट्ज पर क्या होगा, पंखा स्पीड से चलेगा और बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी कम, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम, मतलब अपोजिशन कम, वो बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो इसलिए अगर आप अपोजिशन को कम करना चाहते हो थ्रू इंडक्टर, तो आपको फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, सही है। अब एक्सएल का यूनिट क्या है, सिंपल ओम। यहां तक आपको समझ आ गया, तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन को हम किससे फाइंड करेंगे, पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। सिंपल वी आई कोस थीटा। अब पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वहां पर पावर डिसिपेट हो रही है, जाया हो रही है। पावर नेगेटिव का मतलब क्या है कि पावर हम गेन कर रहे हैं, पावर हमें हासिल हो रही है। तो जिधर पावर पॉजिटिव, पावर का मतलब वहां पर मतलब क्या है कि पावर लॉस हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है, पावर जाया। जिधर नेगेटिव उसका मतलब पावर गेन हो रही है। अब देखना यहां पर वोल्टेज, ये वोल्टेज का, अब ये क्या है आपके साथ, मीन लाइन। ये क्या है, मीन लाइन। मीन लाइन से ऊपर अगर वोल्टेज और करंट मीन लाइन से ऊपर थे तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। आप कह सकते हो कि मीन लाइन से ऊपर जो भी पैरामीटर आ रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, और मीन लाइन से जो भी नीचे आ रहे होंगे ना वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो अब हम फाइंड करते हैं ना, और मैंने यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 पोर्शन बनाए से। अब इन चारों पोर्शन को हम देखते हैं कि पावर डिसिपेट हो रही है या पावर गेन हो रही है। देखना अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, वोल्टेज मैंने आपको बताया कि वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री, किसमें, एसी थ्रू इंडक्शन में। तो ये वोल्टेज, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। वोल्टेज भी क्या है, मीन लाइन से अबव, और आपके साथ करंट भी क्या है, मीन लाइन से अबव, तो दोनों पॉजिटिव। तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव वोल्टेज इनटू पॉजिटिव करंट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वी आई। तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो मतलब नेट रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पावर पॉजिटिव आ गया। पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पावर डिसिपेट हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट को हम देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साथ करंट क्या है, जो ब्लू लाइन है, करंट नीचे है, मीन लाइन से नीचे आ रहा है, आपको नजर भी आ रहा है। ये देखो ये क्या है, नीचे आ रहा है करंट, मीन लाइन से नीचे। सिंपल इन क्वाड्रेंट पर हम फोकस करें। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट जो डॉटेड लाइन के अंदर ये क्वाड्रेंट, अब करंट नीचे आ रहा है मतलब करंट नेगेटिव, जबकि आपके साथ वोल्ट सॉरी मैं करंट की बात कर रहा हूँ। जो ब्लू लाइन से ना ब्लू लाइन से आपके साथ क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, नीचे आ रहा है, देखो वोल्टेज नीचे, मीन लाइन से नीचे आ रहा है, वोल्टेज नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज नेगेटिव है। जबकि करंट क्या है, ब्लैक लाइन से, करंट क्या है, मीन लाइन से अबव, इस क्वाड्रेंट पे मीन लाइन से क्या है, अबव। तो करंट क्या है आपके साथ, पॉजिटिव, जबकि वोल्टेज क्या है, इस क्वाड्रेंट में नीचे आ रहा है, तो वोल्टेज नेगेटिव। अब देखते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव। नेगेटिव वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव करंट के साथ तो क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू माइनस वी आई। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पावर क्या है, क्या नेगेटिव।
क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो पावर क्या गया नेगेटिव, मैंने ऊपर लिख लिया नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का पावर नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके साथ जो आपके साथ ब्लैक लाइन से करंट भी नेगेटिव मीन लाइन से नीचे आ रहा है, देखो नजर आ रहा है आपको, और वोल्टेज जो आपके साथ ब्लू लाइन से वोल्टेज भी मीन लाइन से नीचे आ रहा है, दोनों क्या है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, नेट रिजल्ट फिर से क्या आएगा पॉजिटिव। तो पावर इज इक्वल टू फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज इक्वल टू नेगेटिव वोल्टेज इनटू नेगेटिव करंट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर फिर से क्या आएगा, वी आई, पावर फिर से पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके साथ जो ब्लू लाइन से, ब्लू क्या है वोल्टेज, वोल्टेज पॉजिटिव, जबकि आपको नजर आ रहा है कि करंट क्या है, करंट नेगेटिव। वोल्टेज क्या है आपको नजर आ रही है, वोल्टेज, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट क्या है मीन लाइन से नीचे नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेट रिजल्ट फिर क्या आएगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फिर से आपका क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट पावर इज इक्वल टू फिर से आएगा कि करंट आपके साथ क्या है ब्लैक लाइन से, करंट नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा माइनस वी आई, माइनस वी आई, तो पावर क्या आएगा नेगेटिव। तो अब ऊपर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपसे क्या रिजल्ट, मतलब नेट रिजल्ट क्या आ गया, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पावर लॉस हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है, पावर जाया हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट को आप देखो पावर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब पावर हासिल हो रही है, पावर गेन हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो फिर से पावर पॉजिटिव में आ गया तो पावर डिसिपेट हो रही है, पावर जाया हो रही है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो पावर फिर से नेगेटिव आ रही है, मतलब पावर क्या हो रही है, गेन हो रही है। नेट रिजल्ट क्या आ गया। अब ये ग्राफ को आप आगे एक्सटेंड करते जाओ, मतलब जितना पावर लॉस हो रहा है उतना पावर गेन हो रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कैंसिल, पावर लॉस इज इक्वल टू पावर गेन, दोनों क्या होंगे कैंसिल। तो आप कह सकते हो कि नेट रिजल्ट आपके साथ दिया गया कि नो पावर लॉस, क्योंकि जितनी पावर लॉस हो रही है उतनी पावर वापस हम गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेट पावर लॉस इंडक्टर में नहीं हो रही, तो क्या होगा पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू पावर गेन, पावर डिसिपेशन और पावर गेन दोनों क्या इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो पावर लॉस, नेट पावर लॉस नहीं होती इंडक्टर में, नेट पावर लॉस नहीं होती, याद रखना सही है। अब याद रखना फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, हमने पढ़ा था कि इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको हमने क्या नाम दिया था एक्सएल, एक्सएल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किस चीज पर डिपेंडेंट है, याद रखना फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। अभी मैंने आपको नीचे फार्मूला भी पढ़ा था कि एक्सएल इक्वल टू 2πfl, मैंने फार्मूला आपको पढ़ा था कि एक्सएल, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक्सएल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप कह सकते हो कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसको आपने याद रखना है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है क्या कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली, याद रखना कि एसी थ्रो इंडक्टर में ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ओहम लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है एसी थ्रो रजिस्टर में। फर्स्ट जिससे पहले मैंने लेक्चर पढ़ाया था एसी थ्रो रजिस्टर में, वहां पर ओहम लॉ एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, वहां पर वोल्टेज और करंट एक ही साथ मैक्सिमम होते हैं, एक ही साथ मिनिमम होते हैं, क्योंकि ओहम लॉ में हमने क्या पढ़ा था, ओहम लॉ पर मैंने बहुत डिटेल से लेक्चर दिया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली देख लीजिए, आपका ओहम लॉ से रिलेटेड हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओहम लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कब, जब रेजिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो। वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जब रेजिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो। मगर आपको पता है कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एसी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर में ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, आपको नजर आ रहा था जिस पॉइंट पर करंट वोल्टेज मैक्सिमम उस पॉइंट पर करंट मिनिमम, ये तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो करंट मैक्सिमम है जबकि वोल्टेज क्या है मिनिमम, मतलब क्या है दोनों एक ही साथ पर नहीं बढ़ते, जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम हो रहा होता है उस पॉइंट पर वोल्टेज क्या होता है मिनिमम, मतलब क्या इनवर्स रिलेशन, एक मैक्सिमम पर जा रहा होता है एक मिनिमम पर। मगर ओहम लॉ में क्या बताता है कि वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए तो करंट भी मैक्सिमम होता है, मगर यहाँ पर ये तो दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होते ना दोनों एक साथ मिनिमम होते। तो आप कह सकते हैं कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडक्टर या एसी थ्रो इंडक्टर, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, याद रखना है। फेज शिफ्ट करंट, इसमें फेज शिफ्ट अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि एसी थ्रो इंडक्टर में फेज शिफ्ट क्या है, फेज शिफ्ट क्या है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने कहा कि फेज शिफ्ट क्या है, करंट लेग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, मतलब सिंपल करंट पीछे है वोल्टेज से 90 डिग्री, आप कह सकते हो कि वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। तो फेज शिफ्ट मैंने इसलिए लिखा कि फेज शिफ्ट क्या होता है 90 डिग्री में से कंसेप्ट तो मैंने आपको दे दिया कि वोल्टेज लीड कर रहा होता है 90 डिग्री, या आप कह सकते हो करंट लेग कर रहा होता है बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इसका क्या है, फेजर डायग्राम, फेजर का मतलब क्या है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्या वेक्टर, आर मैंने सिंपल लिख लिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सही है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आपने जो एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ा ना, वहां पर जो वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप था ना, वोल्टेज क्या था आगे था 90 डिग्री, करंट क्या था मिनिमम था।
तो वोल्टेज लीड कर रहा था। जो चीज लीड कर रहा था ना उसको आपने यहाँ पर इस तरह ने वोल्टेज उसको आप वर्टिकल एक्सिस पर ड्रा करते हो। जो चीज लेग कर रहा था पीछे था ना मिनिमम था उसको आप सिंपल क्या करते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रा कर दो। और जो चीज लीड कर रहा था उसको आप वर्टिकल एक्सिस पर ड्रा करो। क्या वर्टिकल एक्सिस समझ आ गई यानी मतलब वोल्टेज क्या कर रहा था लीड कर रहा था। वोल्टेज लीड कर रहा था तो मैंने लिख लिया इस तरह वर्टिकल एक्सिस पर वोल्टेज के फेजर डायग्राम मैंने बना लिया। जबकि करंट क्या कर रहा था लेग कर रहा था 90 डिग्री तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बना दिया। जो लीड कर रहा होता है हमेशा याद रखना जो चीज लीड करता है उसको वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है वाई एक्सिस पर बनाना। जो चीज लेग कर रहा है जो चीज पीछे है उसको आप किसने बनाना है एक्स एक्सिस पर बनाना है जिसको हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस लीड वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेग वाला जो पीछे होगा। तो इसलिए ये इसका क्या बन गया फेजर डायग्राम। वोल्टेज क्या आपको यहाँ पर भी नजर है कि वोल्टेज 90 डिग्री क्या होगा आगे होगा करंट से। वोल्टेज क्या है 90 डिग्री आगे है करंट से। समझ आ गया यहाँ तक ये फेजर डायग्राम है सही है। ये आप कह सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सही है। अब इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी अक्सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगी एसी थ्रो इंडक्टर में रिजेक्शन आपको रिजेक्शन का सामना पड़ेगा क्योंकि एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है ऑपोजिशन बढ़ गया। इंडक्टर जो ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो बढ़ गया। जब वो बढ़ जाए तो करंट की फ्लो को बहुत सारा रुकावट करने का सामना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसी थ्रो इंडक्टर में हाई फ्रीक्वेंसी इज द साइन ऑफ रिजेक्शन। एसी थ्रो इंडक्टर में याद रखना कि हाई फ्रीक्वेंसी इज द साइन किसका सिंबल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी वो रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा मतलब इंडक्टर जो अपोजिशन जो करंट को रुकावट दे रहा है वो बढ़ जाएगा। जो वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है करंट की फ्लो में ज्यादा रुकावट करंट की फ्लो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर करंट को रिजेक्शन का सामना पड़ेगा। अब लो फ्रीक्वेंसी इज द पैसेज। लो फ्रीक्वेंसी क्या होगा पैसेज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इंडक्टिव अगर फ्रीक्वेंसी कम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कम होगा तो अपोजिशन कम तो करंट आसानी से पास होगा। तो इसलिए लो फ्रीक्वेंसी इज द साइन या सिंबल ऑफ इन एसी थ्रो इंडक्टर किसका सिंबल होगा पैसेज का। या क्या हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा लो फ्रीक्वेंसी एसी थ्रो इंडक्टर में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा पैसेज को रिप्रेजेंट मतलब करंट आसानी से पास होगा। अब इसके बाद इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। याद रखना हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर किस तरह एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट। इस तरह एक्ट कर रहा है जिस तरह वहां से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है जहां पर आपने कोई चीज कनेक्ट नहीं किया हुआ ओपन सर्किट हो वहां पर कोई एसी सोर्स कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ओपन सर्किट का मतलब ये है। तो ओपन सर्किट का मतलब ये है यहाँ पर ये कोई भी सर्किट डायग्राम है ना ये क्या है आपके साथ इंडक्टर है ना ये मैंने आज साहब की थोड़ा सी डायग्राम बना हुई क्या है इंडक्टर। ये क्या है इंडक्टर। यहाँ पर ओपन सर्किट का मतलब क्या है यहाँ पर आपने कोई भी चीज अटैच नहीं किया। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर इस तरह एक्ट करेगा जैसे ओपन सर्किट जहां से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा हो क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारा ऑपोजिशन इंडक्टर का पोजिशन इतना बढ़ जाता है कि वो करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए इंडक्टर क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी पर किस तरह एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर वो किस तरह एक्ट करता है एज अ शॉर्ट सर्किट। लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपने याद रखना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तमाम पॉइंट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि सिंपल द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। आपके साथ रियल पावर कितना है और अपेरेंट पावर कितना है। तो इसलिए इन दोनों रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर रियल पावर टू अपेरेंट पावर इसको हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। तो इसलिए पावर फैक्टर एसी थ्रो इंडक्टर में क्या होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी कम होगी। पावर फैक्टर हमेशा क्या होगी 1 से कम होगी कब एसी थ्रो इंडक्टर में। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा है लास्ट पॉइंट पे इन तमाम नॉलेज को वापस क्या करना रिमाइंड करना। मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि हाउ डज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है चेंज विद मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह चेंज होगा। जब एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस का कांसेप्ट आप जेन में आ जाए फ्रीक्वेंसी के साथ तो आपके जेन में डायरेक्ट रिलेशन आना चाहिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। तो ऑप्शन पे देखते हैं डिक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। ये तो बिल्कुल गलत
ऑप्शन है कि डिक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर क्या है कि हाउ डज इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब डिक्रीज का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। नो, यहाँ पर तो इनवर्स रिलेशन की बात करें तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन हो एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा। या आप इस तरह कह सकते हो कि डिक्रीज विद डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर इंक्रीज नहीं आना चाहिए। फिर ये ऑप्शन क्या था, सही होता है। पहला ऑप्शन इसलिए खराब। अब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। या आप इस तरह को कि फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट और जीरो तो हो ही नहीं सकता। अब व्हाट इज फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर। फेज शिफ्ट क्या होगा वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर में, ये तो आपको मैंने बता दिया कि फेज शिफ्ट क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको ये तमाम रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ तक ऐसी तो इंडक्टर का हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज।